हेलो एवरीवन। आज हम द इंडियन पेनल कोड 1860 की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने सेक्शन 1 से लेकर के 33 सेक्शन तक डील करे थे। अब हम सेक्शन 34 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 34, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अगर कोई एक्ट किया जाता है बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा उनकी कॉमन इंटेंशन में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। व्हेन criminal act is done by several person in the furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner it were done by him alone। तो इसमें हमें क्या बताया है, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा किया गया है उनकी कॉमन इंटेंशन के अकॉर्डिंग, तो उनमें से वो प्रत्येक व्यक्ति ईच ऑफ सच पर्सन लाइबल होगा उस एक्ट के लिए उस मैनर में जैसे कि उसने वो अकेले किया है। के माध्यम से समझते हैं द इंडियन पेनल कोड, जो कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि सेक्शन है जिसमें क्रिमिनल एक्ट होगा जिसमें शेयर्ड नॉलेज और इंटेंशन होगी। अब इसमें हमें एक एग्जाम्पल बताया है, जैसे कि ये 3 चोर हैं। ये क्या है, एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने आते हैं। तो इन्होंने प्लान बना करके ये यहाँ पे चोरी करती हैं। तो इसके असेंटियल पार्ट्स क्या होंगे, इसमें क्रिमिनल एक्ट होगा जो कि मल्टीपायर पर्सन के द्वारा होगा, जिसमें कि 2/3 या 3, 4, 5 जितने भी पर्सन हैं उनकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। सेकंड प्रोविज़न में हमें बताया है मल्टीपायर पर्सन कॉर्पोरेट, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, असिस्ट करेंगे। ठीक है, ईच पर्सन डज डिस्टिंक्ट पार्ट, और सभी व्यक्ति अपना अलग अलग पार्ट कमिट करेंगे। ऑल पार्ट्स लिंक टू वन एन ऑफेंस, और सभी के जो वो पार्ट्स हैं जो एक्ट को कमिट करने में हैं तो वो ऑफेंस को क्रिएट करेंगे। ईच एज पार्टिसिपेंट इज लाइबल, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो पार्टिसिपेट करता है उस एक्ट को परफॉर्म करने में लाइबल होगा। इसके लिए की पॉइंट्स कौन से होंगे, प्री अरेंज प्लान होगा, पार्टिसिपेशन होगा, एक्टिव पैसिव होगी कि मतलब एक्टिव फॉर्म में वो अपना एक्ट कमिट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट ओवर्ट एक्ट इज नॉट प्रेजेंस एंड इंटेंशन प्रूव्ड होगी। तो इन सब इफेक्टिव पार्ट्स को करते हुए वो उस ऑफेंस को कमिट करेंगे। तो सेक्शन 34 में हमें कॉमन इंटेंशन में ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हुए वो ऑफेंस को कमिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 35, जिसमें बताया है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय द रीजंस इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन। अगर कोई एक्ट क्रिमिनल होता है, लेकिन कब होता है, जब उसमें कोई क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन होती है। तो उसका क्या इफेक्ट होता है, wherever an act which is criminal by only reason of its being done। इसमें क्या है, अगर कोई एक्ट है वो क्रिमिनल है किस कारण, ओनली बीइंग क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ में। इसमें बताया है एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय द रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन। बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा ऐसा कोई एक्ट कमिट हो रहा है जो उनकी क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से कमिट हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि वो एक्ट ऑफेंस क्रिएट करता है। ठीक है, ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइन इन द एक्ट विथ सच नॉलेज एंड इंटेंशन इज लाइबल फॉर एक्ट इन द सेम मैनर इफ द एक्ट वर डन हिम सेम अलोन एंड नॉलेज एंड इंटेंशन। अब इसमें क्या डिटेल में डिस्कस करा है हमने कि अगर कोई एक्ट क्रिमिनल कब होता है, जब वो किसी व्यक्ति की क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से किया गया है तो वो ऑफेंस होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने इसमें बताया है वो जो एक्ट है वो क्रिमिनल इस कारण हुआ है क्योंकि उसमें क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन थी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों उनकी सेम इंटेंशन और नॉलेज होनी चाहिए, जिनमें से कि ईच पर्सन ऐसे लाइएबल होगा कि सभी व्यक्तियों की जो नॉलेज और इंटेंशन है वो सेम मैनर में है, ऐसे कि उन्होंने सेम नॉलेज और इंटेंशन के साथ वो एक्ट कमिट करा जिससे ऑफेंस क्रिएट हुआ। तो उन सब के लिए वो ईच ऑफ द पर्सन इज लाइबल, जैसे कि उन्होंने अकेले ने वो ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, आगे हम चार्ट पढ़ते हैं, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इसमें बताया है क्रिमिनल एक्ट विथ सेवरल में नॉलेज एंड इंटेंशन के साथ अगर किया गया है तो असेंटियल पार्ट्स कैसे होंगे। जैसे कि ये वही एग्जांपल जो हमने 34 में पढ़ा था कि अगर 3 चोर अगर ज्वेलरी शॉप में चोरी करने आते हैं तो उनकी शेयर्ड नॉलेज और इंटेंशन होगी। तीनों ने कोऑपरेशन द्वारा उस प्लान को क्रिएट करा है और उन्होंने सेम इंटेंशन रखते हुए उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए एक दूसरे को असिस्ट करा है। तो यहाँ पे तीनों की सेम जो इंटेंशन नॉलेज है वो क्रिमिनल इंटेंडेंट वाली है। ठीक है, इसमें असेंटल पार्ट हमें क्या बताया है, क्रिमिनल एक्ट इज डन इन मल्टीपाई पर्सन
इसमें एक्ट डन होता है अगर कमिट करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर नॉलेज बताई है और शेयर नॉलेज और इंटेंशन है और जो पार्टिसिपेंट है वो लाइबल होंगे। ठीक है, हमें ये बताया है। ठीक है, और पनिशमेंट कैसे होगी, जैसे कि वो सिंगल पर्सन ने कमिट करा है। ठीक है, तो सेक्शन 35 में हमें उसकी नॉलेज और इंटेंशन को शेयर करते हुए ऑफेंस को कमिट करना बताया है। ठीक है, आगे आते हैं हम सेक्शन 36 जिसमें इफेक्ट कोज पार्टली बाय एक्ट पार्टली बाय ओमिशन। अगर कोई ऑफेंस का कमिट करना है तो उसमें अगर पार्टली किसी एक्ट के द्वारा या ओमिशन के द्वारा वो ऑफेंस क्रिएट करता है, जैसे कि द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट एंड अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट एनी एक्ट एंड बाय एन ओमिशन इज एन ऑफेंस इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्टली पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। इसमें बताया गया है अगर कोई सर्टेन इफेक्ट कमिट होता है या फिर उसका अटेम्प्ट होता है, जैसे कि मैंने कोई एक्ट कमिट करा, ठीक है, या फिर मेरे को कोई एक्ट करना था एज इन लीगल प्रोसेस, लेकिन मैंने उसमें क्या कर दिया, मैं उसमें साइलेंट रही, मैंने वो काम कमिट नहीं करा, मैंने उसका ओमिशन कर दिया। तो अगर मैंने वो लीगल प्रोसेस में काम नहीं किया है तो वो इलीगल वे में वो क्या है, मैं रूप से साइलेंट रही तो वहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है। या फिर मैंने कोई ऐसा एक्ट कमिट करा जो लीगली नहीं है, जो इलीगल मैनर में करा है, तो वहाँ पे ऑफेंस क्रिएट हुआ। तो वो क्या है, उसमें एक्ट पार्टली ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें मैंने क्या है साइलेंट रह के आधा ऑफेंस कमिट करा और जिसमें मैंने एक्ट करके आधा ऑफेंस कमिट करा, तो वो ऑफेंस को क्रिएट करने में मैंने एज ए पार्ट में एक्ट करा और एज ए पार्ट में ओमिशन क्रिएट करा, तो उसका इफेक्ट होगा कि वो ऑफेंस कमिट हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं इंटेंशनली कॉज जैज डेथ पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बिटिंग जेड ए हैज़ कमिटेड द मर्डर। इसमें हमें वही पार्ट बताया गया है कि ए इंटेंशन से जेड की डेथ करना चाहता है तो वो इलीगल ओमिट करता है, जेड को फूड देने से वो क्या करता है, लॉप करता है उस चीज़ का, वो उस कार्य को नहीं करता है, उसको भूखा मारता है और पार्टली वो उसको बीट करता है, मतलब वो उसको इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी डेथ क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या है, वो उसको भूखा रखता है या उसको मारता है, तो दोनों केसेस में वो उसको क्या करता है, मौत करने के पर्पज से करता है या उसकी डेथ करने के पर्पज से करता है, तो ए ने मर्डर कमिट करा है। ठीक है, सेक्शन 37 में हम पढ़ते हैं कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। एक्ट को क्रिएट करके हम एक ऑफेंस कमिट करते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है सेक्शन 37 में व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट। बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे एक्ट को कमिट करके हमने एक ऑफेंस क्रिएट करा। हुएवर इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग वन ऑफ दोज एक्ट आइदर सिंगली और जॉइंटली विद द अदर पर्सन कमिट दैट ऑफेंस। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं कि वन पर्सन जिसने कि कोई एक्ट कमिट करा है इन इलीगल प्रोसेस में, ठीक है, और उस प्रोसेस में वो आगे ऐसे ही बहुत सारे एक्ट क्रिएट करता है जो कि लॉ के अगेंस्ट में है, तो वो ऑफेंस क्रिएट करता है और उन सब एक्ट को जोड़ करके कोऑपरेशन करके वो ऑफेंस क्रिएट होता है। तो ये सेक्शन 37 में बताया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए और बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली एट ए डिफरेंट टाइम गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द इंटेंडेड टू मर्डर जेड। जेड die from the effect of several doses of poison so administered to him. Here A and B intentionally cooperate in the commission of that murder. Each of them does any act by which death is caused. They are both guilty of an offense. Their act are separate. तो इसमें बताया गया है ए और बी एग्री होते हैं मर्डर करने के लिए जेड का सेवरली, तो वो डिफरेंट डोजेज देते हैं पॉइजन की, और ए और बी इंटेंशनली उसका डेथ करने के पर्पज से एडमिनिस्टर्ड करते हैं उस पॉइजन को उस एग्रीमेंट के साथ में कि जेड की क्या है डेथ हो जाए। तो इस केस में क्या है, वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को एक्ट करते हुए, बहुत सारे एक्ट करते हुए, सेवरल एक्ट करते हुए और ऑफेंस कमिट करते हैं। बी इलस्ट्रेशन में हम आते हैं ए एंड बी जॉइंट जेलर हैं जो चार्ज रखते हैं, जेड एक जो प्रिजनर है अल्टरनेटिव 6 आवर एट ए टाइम, एंड ए एंड बी इंटेंडिंग टू को जेड डेथ नोइंगली कोऑपरेट करते हैं, कॉजिंग इफेक्ट इलीगल ओमिट करते हैं, ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अटेंडेंस टू फर्निश, उसको फूड फर्निश करने के लिए उसको इलीगल ओमिट करते हैं। तो उस केस में क्या है, जेड की डेथ हो जाती है हंगर की वजह से, तो उस केस में ए और बी दोनों मर्डर के लिए लाइबल होंगे। ठीक है, सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं एक जेलर है जो चार्ज रखता
है जेड एक प्रिजनर का, ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ, जेड की डेथ करने के पर्पज से इलीगल ओमिट करता है, उसको सप्लाई नहीं करता है फूड को, इन कॉन्सिक्वेंस में क्या है उसकी स्ट्रेंथन क्या है रिड्यूस हो जाती है। स्टारवेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ, लेकिन जो उसकी भूख है वो उसको क्या है डेथ का कारण नहीं बनती है, तो ए इस केस में डिसमिस हो जाता है उसके ऑफिस से, और बी सक्सीड होता है कि वो उसकी जगह पर अल्टरनेटिव पोस्ट पर आ जाता है। बी विदाउट कोलिजन एंड कोऑपरेशन विद इलीगल ओमिट, और बी क्या है इसमें कोऑपरेशन नहीं रखता है ए के साथ में, और फिर भी वो इलीगल ओमिट करता है जेड को फूड देने के लिए, और ये जानते हुए कि उससे जेड की मृत्यु हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, जेड की डेथ हो जाती है हंगर के कारण, तो बी इस केस में मर्डर के लिए लायबल होगा। लेकिन ए अगर उस केस में कोऑपरेट नहीं करता है, ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, ए इज गिल्टी ओनली फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफ मर्डर, तो ए अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा और बी मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक है, सेक्शन 38 में हम पढ़ते हैं पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस where several person are engaged and concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offense by the means of that act। इसमें हमें क्या बताया गया है, अगर बहुत सारे व्यक्ति इंगेज होते हैं, कंसर्न होते हैं क्रिमिनल एक्ट को कमिट करने में, तो वो डिफरेंस ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे, गिल्टी होंगे उन डिफरेंस ऑफेंस के लिए जो इस एक्ट को कमिट करने के लिए वो गिल्टी होते हैं। ठीक है, आगे इसके इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए अटैक जेड अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव एंड प्रोवोकेशन ऑफ हिज किलिंग ऑफ जेड would be only culpable homicide not amounting to murder, b having ill will toward Jed and intending to kill him, having been subject to provocation assist A in killing Jed, here thought A and B are both engaged in causing Jed death, B is guilty of murder, A is guilty only of कल्पेबल होमिसाइड। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, ए अटैक करता है जेड पर ऐसी परिस्थितियों में जिसमें उसको ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ है जेड की किलिंग करने के लिए, तो उस केस में वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही लाइबल होगा। लेकिन बी क्या है, बी यहाँ पर इल विल रखता है, पहले से कोई दुश्मनी रखता है जेड के साथ में, तो उस केस में क्या है वो इंटेंशन के साथ उसका मर्डर करने के पर्पज से जाता है, और बी लाइबल होगा फॉर कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन बी लाइबल होगा मर्डर के लिए। ठीक है, सेक्शन 39 में हम पढ़ते हैं वॉलंटली। वॉलंटली का क्या मतलब होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ए पर्सन इज सेड टू कॉज दैट इफेक्ट वॉलंटरी, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है वॉलंटली तो उसका इफेक्ट क्या होता है, व्हेन ही कॉजेज बाय मींस वेयर बाय ही इंटेंडिंग टू कॉज इट, तो इसका मतलब होता है कि वो इंटेंडेड रखता था उसको करने के लिए, बाय द मींस एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मींस ही न्यू हैज़ रीजन टू बिलीव दैट इज लाइकली टू कॉज इट, तो वहाँ पर वो इंटेंशन रखता था, ऐसे मींस या सोर्सेज रखता है जब वो एम्प्लॉय करता है उन मींस को, तो वो जानता था कि वो एक्ट करना चाहता है, तो वहाँ पर वॉलंटली का पार्ट आ जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम पढ़ते हैं ए सेट्स फायर बाय नाइट टू इंडेप्टेड हाउस इन ए लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग ए रॉबरी। यहाँ पे बताया गया है ए आग लगाता है नाइट में ऐसे इंडेप्टेड हाउस में जो कि लार्ज टाउन में है, इस पर्पज से कि फैसिलेट करता है रॉबरी के पर्पज से। यहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन, हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, यहाँ पर एक इंटेंशन नहीं थी डेथ करने की, लेकिन वो इवन भी सॉरी ऑफ डेथ हैज़ बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, तो वो उस कार्य के लिए लाइबल होगा। उस केस में क्या है, डेथ के लिए लाइबल नहीं होगा लेकिन रॉबरी के लिए लाइबल होगा। लेकिन अगर वो जानता था, इफ़ ही नो दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज दैट ही इज कॉज्ड इज वॉलंटरी, अगर वो जानता था कि इससे डेथ कॉज हो सकती है तो वहाँ पर वो वॉलंटरी डेथ करता है। ठीक है, सेक्शन 40 में हम पढ़ते हैं ऑफेंस की डेफिनेशन। ऑफेंस में हमें क्या बताया गया है, एक्सेप्ट इन द चैप्टर 2 एंड सेक्शन मेंशन इन क्लोज 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन, वर्ड ऑफेंस का डिनोट करता है एक थिंग जो कि पनिशेबल है इस कोड के अंतर्गत, ऐसी कोई थिंग जो कि कमिट हुआ है, ऐसा कोई एक्ट जो पनिशेबल है इस कोड के अंतर्गत, वो ऑफेंस में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जो कि चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5A इन द फॉलोइंग सेक्शन जो हमें बताए गए हैं 64, 65, 67, 60, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 17, 18, 90, 20 या ऐसे अदरवाइज सेक्शन हमें बताए गए हैं जिनमें ऑफेंस को डिस्कस करा गया है। ठीक है, ऑफेंस डिनोटिंग ए थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉ हेयर इन आफ्टर जो डिफाइन किए गए हैं। ठीक है,
वर्ड्स जो ऑफेंस है उसकी सेम मीनिंग होगी जो कि पनिशेबल होगा स्पेशल और लोकल लॉ में और या फिर इस कोड के अंतर्गत। ठीक है, इसमें हमें ये बताया गया है जिसकी इम्प्रीजमेंट हमें 6 मंथ की बताई गई है या उससे ऊपर भी हो सकती है, फाइन या फाइन के बिना भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 41 जिसमें हमें स्पेशल लॉ की डेफिनेशन बताई गई है। स्पेशल लॉ जो कि एप्लीकेबल होगी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर, उसको हम स्पेशल लॉ में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 42 में हम लोकल लॉ की डेफिनेशन बताई गई है। लोकल लॉ इज एंड लॉ एप्लीकेबल ओनली ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पार्टिकुलर पार्ट पर जो अप्लाई होगी वो लोकल लॉ में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, सेक्शन 43 में हम आते हैं। इलीगल की डेफिनेशन हमें बताई गई है जो कि लीगली बाउंड है टू डू करने के लिए। इस केस में क्या है, इलीगल एप्लीकेबल होगा जो एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा या फर्निश करता है ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दी गई है, क्या तो वो ऑफेंस हो सकता है या लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड ऐसा कोई एक्ट होगा, या जहाँ पे कोई सिविल एक्शन अराइज होता है तो ऐसा कोई एक्ट होगा, तो उस केस में क्या है वो इलीगल की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सन इज सेड टू बी, जिसमें वो व्यक्ति लीगली बाउंड था उस एक्ट को करने के लिए, तो उस केस में उसको इलीगल में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 44 में हम आते हैं। 44 में इंजरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड इंजरी डिनोट एनी हार्म, इसमें बताया गया है ऐसा कोई हार्म जो इलीगल कॉज हुआ है, जो कि पर्सन की बॉडी है, माइंड है, रेपुटेशन है या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर किसी चीज़ में हार्म हुआ है जो इलीगल पर्पज से हुआ है, इलीगली कॉज हुआ है, जो किसी व्यक्ति की माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को हुआ है, तो वो इंजरी की कैटेगरी में इंक्लूड है। ठीक है, सेक्शन 45 में हम पढ़ते हैं लाइफ की डेफिनेशन। द वर्ड लाइफ डिनोटिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग की लाइफ होगी जब तक कि अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन कोई अपीयर ना होता हो। ठीक है, सेक्शन 46 में हम पढ़ते हैं डेथ की डेफिनेशन। द वर्ड्स डेथ डिनोट करता है कि डेथ ऑफ ह्यूमन बींग, ये भी इसमें वही डेफिनेशन दी गई है कि ह्यूमन बीइंग की ऐसी कोई डेथ क्रिएट होना, तो उस केस में जब तक कि अनलेस कोई कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना होता हो। सेक्शन 47 में हम पढ़ते हैं एनिमल की डेफिनेशन। एनिमल को डिनोट करता है एक लिविंग क्रिएचर है जो कि ह्यूमन की बजाय है, ह्यूमन से अदरवाइज ऐसा कोई लिविंग क्रिएचर एनिमल में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 48 में हम पढ़ते हैं विजल की डेफिनेशन। विजल, द वर्ड विजल डिनोट एनीथिंग मेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वो कन्वीनियंस में किया गया है वाटर के द्वारा, मतलब वाटर के द्वारा ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग की कन्वीनियंस या उनकी प्रॉपर्टी के लिए कुछ किया गया है, ऐसा कोई सोर्स, तो उसको हम विजल कहेंगे। ठीक है, सेक्शन 49 में हम पढ़ते हैं ईयर और मंथ की डेफिनेशन। वेर एवर द वर्ड ईयर एंड मंथ इज यूज्ड इट इज़ टू बी अंडरस्टूड, जो हम समझ सकते हैं ईयर और मंथ इज टू बी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। जो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिया गया है हमें मंथ, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 50 में हम आते हैं, सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड सेक्शन डिनोट ए वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ द चैप्टर दिस कोड। इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई पोर्शन चैप्टर का जो इस कोड में इंक्लूड किया गया है, एज एन कोड, कोड में इंक्लूड किया गया है चैप्टर्स, और चैप्टर का कोई पोर्शन उसको हम सेक्शन में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 41 में हम पढ़ते हैं, सेक्शन 51 में हम पढ़ते हैं ओथ। ओथ की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड है? द वर्ड्स ओथ इंक्लूडिंग ए सोलेमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूट बाय लॉ। ऐसी कोई सोलेमन अफर्मेशन है जो कि सब्स्टिट्यूट है लॉ के द्वारा ओथ के लिए, तो वहाँ पर ऐसी कोई डिक्लेरेशन जो रिक्वायर्ड है, ऑथराइज है लॉ के द्वारा, जो किसी पब्लिक सर्वेंट के बिफोर होती है टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ के पर्पज़ के लिए इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नोट। तो इसमें हमें बताई गई है ऐसी कोई सोलमन अफर्मेशन या फिर डिटर्मिनेशन या डिक्लेरेशन जो ऑथराइज है लॉ के लिए और किसी पब्लिक सर्वेंट के बिफोर करने के लिए इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नोट प्रूफ के पर्पज से, तो उसको हम ओथ कहेंगे। ठीक है, 52 में हम पढ़ते हैं गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? नथिंग इज सेड टू बी डन, इसमें कुछ भी करना नहीं माना जाएगा, और बिलीव इन गुड फेथ में जब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि विच इज़ डन एंड बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, जब तक कि वो ड्यू केयर और अटेंशन से ना की गई हो तब तक इसमें ऐसा कोई एक्ट इंक्लूड नहीं होगा जो गुड फेथ की कैटेगरी में इंक्लूड हो। ठीक है,
गुड फेथ को हमने इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। एक्ट डन होता है गुड फेथ में और डन होता है ड्यू केयर में और अटेंशन में। यहाँ पर रिसर्चर या साइंटिस्ट को बताया गया है जो एनालिटिकल करता है इन ज्वेलरी का या फिर कोई भी रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर वो क्या है, गुड फेथ में अगर ऐसा कोई एक्ट करता है और इससे यहाँ पर ये जो सेकंड पर्सन जो हमें बताया गया है, एक गर्ल जो कि अटेंशन और केयर से करता है, और उसके बाद भी यहाँ पर इस लड़की को अगर कोई लॉस कमिट होता है तो ये गुड फेथ में इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पर इसको गुड फेथ का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 52A जिसमें हार्बर की डेफिनेशन दी गई है। एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 इन सेक्शन 130 इन केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय वाइफ। अगर वाइफ के द्वारा किसी को शरण दी गई है और हस्बैंड के द्वारा हार्बर किया गया है, दोनों केसेस में वाइफ और हस्बैंड के केस में हार्बर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इंक्लूड द सप्लाइंग ऑफ पर्सन अदर देन हस्बैंड एंड वाइफ, एनी पर्सन इज सप्लाइंग शेल्टर, फूड्स, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ्स, आर्म, अम्यूनिटीज एंड मैनी ऑफ मीन्स ऑफ कन्वीनियंस असिस्टिंग ए पर्सन बाई मीन्स अदर देन ए हस्बैंड एंड वाइफ। इफ़ एनी पर्सन जिसको सप्लाई कर रहे हैं शेल्टर, फूड्स, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ्स, आर्म, अम्यूनिटीज़, मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, जिसमें असिस्ट करना उस व्यक्ति को, उस काइंड पर एनुमरेट करना जो कि सेक्शन में बताया गया है, तो इसको हम हार्बर कहेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं पनिशमेंट के बारे में। तो पनिशमेंट में हमें कितने सेक्शन डील करने हैं? सेक्शन 53 में हमें पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। 53 में हमें कंस्ट्रक्शन बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन का इन रेफरेंस में। 54 में उसका कम्यूटेशन सेंटेंस ऑफ डेथ का, 55 में कम्यूटेशन इम्प्रीजमेंट ऑफ लाइफ का, एंड 55A में डेफिनेशन दी गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। 56 जो हमारा रिपील्ड पार्ट है, 57 है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, 58 रिपील्ड पार्ट है, 59 भी रिपील्ड पार्ट है। 60 में हमें बताया गया है कि सेंटेंस में इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रीजमेंट जिसमें होली और पार्टली, रेगुलर और सिंपल कैसे होगा। 61 62 रिपील्ड है। 63 हमें बताया है अमाउंट ऑफ फाइन। 61 एंड 62 हमारा रिपील पार्ट है। 63 बताया है अमाउंट ऑफ फाइन। 64 में हमें बताया है सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। 65 में हमें बताया है लिमिट टू इम्प्रीजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए फाइन व्हेन इम्प्रीजमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। लिमिट क्या होंगी इम्प्रीजमेंट की अगर फाइन की पेमेंट नहीं होती है तो। 66 में हमें बताया है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रीजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। 67 में हमें बताया है इम्प्रीजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। 68 में हमें बताया है इम्प्रीजमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। 69 में टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रीजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। 17 में फाइन लेवलेबल विथिन 6 ईयर ड्यूरिंग इम्प्रीजमेंट दैट नॉट टू बी डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। 71 में जिसमें लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफेंस की बताई गई है। 72 में जो पनिशमेंट ऑफ पर्सन एक से अधिक सेवरल ऑफेंस के लिए अगर गिल्टी होता है तो। 73 में जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट को डिफाइन किया गया है। 74 में उसके लिमिट्स क्या होंगी। 75 में इसका एनहेंसमेंट कैसे होगा पनिशमेंट का, जो हमें चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17 में बताया गया है। ठीक है, देन ये सारे सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास से इसमें डील करेंगे। सो दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर योर लीगल सर्विसेज एंड जुडिशरी एग्जाम. लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स. थैंक यू.